Assalamu alaikum, welcome back. Let us start our today's lesson, ninth English, lesson 1, part 2, packing by Jerome K. Jerome. We'll start from the previous ending, that is, however, I did not say anything but started the packing. Although irritated, the narrator controls himself and he began packing. He began packing without arguing with his fellow people. So instead of arguing, he started the packing. The vocabulary here used is however, which is सिंपली ट्रांसलेटेड इनटू लेकिन इन उर्दू जब हम कहते हैं इसको, यानी हाउएवर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बट की तरह हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में। और स्टार्ट जो है उसका पास्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ बिगैन। और पैकिंग का मतलब आप जानते हैं पहले से ही, यानी किसी चीज़ को अरेंज करने एक बैग के अंदर, उसको हम पैकिंग बोलते हैं आमतौर पर, सामान बांधने को कहते हैं। देन ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, कंपाउंड स्ट्रक्चर है, शायद पहले भी कल भी मैंने इस पर बात की थी। तो इट जॉइन इज अ कंट्रास्ट, एंड द एक्शन स्मूथली, यानी अगर जो है ऑथर जो है अंदर से वो इरिटेट हो रहा था, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में कहा, अंदर से वो इरिटेट हो रहा था, लेकिन विदाउट आर्ग्यूइंग विथ एनीबडी ही स्टार्टेड द एक्शन स्मूथली। और इससे एक और चीज़ जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल कहते हैं, कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो द काम एक्शन इज द कंट्रास्ट विथ द इनर इरिटेशन। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्ट्रेन आयरनी, यानी एक रेस्ट्रेन वो दिखा रहा है जो कि अंदर तो वो पक रहा है, बड़े आर्गूमेंट्स उसके अंदर देखे जा सकते हैं, लेकिन उन आर्गूमेंट्स को वो दबा के अपना काम स्टार्ट करता है। तो इट्स एन आयरनी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. So packing took him more time than he expected, but he finally completes it by sitting on the bag to close it tightly. So you can understand it in a very subtle way that जब कोई आदमी थक जाता है कोई काम करते हुए, तो फाइनली वो बड़ा यथस कशिर पशुना शुद्ध बिल्कुल एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद एक आह भर के वो नीचे बैठ जाता है। ऐसा ही इसने किया। सो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल टेक हिम टू लॉन्ग, बट इट टुक। तो जैसा उसको एक्सपेक्टेशन थी कि इस पर घंटा लगेगा, तो 2 घंटे लग गए। तो ये बात इसमें की गई है। तो वोकेबलरी जो है, सीम जो है उसका पास्ट इस्तेमाल किया गया है, मीन्स अपीयर्ड, उसको लगा ऐसा। तो लॉन्गर जॉब मीन्स विच टुक हिम मोर टाइम, दैट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग टास्क, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा काम जिसमें काफ़ी जो वक्त ले। और एट लास्ट का मतलब फाइनली है, यानी आखिरकार उसने वो काम तमाम कर दिया। और स्ट्रैप का मतलब है, इसका भी पास्ट इस्तेमाल हुआ है, दैट इज़ व्हेन यू फैस्टन समथिंग विद स्ट्रिपर्स, यानी जब आप किसी चीज़ के ऊपर पट्टी बांधते हैं, यानी उसके ऊपर जो है कोई रस्सी वगैरह बांध देते हैं। और इस सेंटेंस में जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है, इट्स पास्ट परफेक्ट, इट्स हैड थॉट। ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि हैड के बाद फौरन, या हैज़, हैव और हैड के बाद जब भी आप देखेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी विच इज़ जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल, कल भी मैंने पार्टिसिपल्स की बात की थी। और इसी वजह से मैंने कहा था कि डोंट वरी, तो ये जब हम आगे बढ़ते जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, तो आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट की कंस्ट्रक्शन है, पास्ट इस वजह से क्योंकि हैव की पास्ट फॉर्म हैड इस्तेमाल हुआ तो पास्ट बन गया। और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, जब थर्ड फॉर्म और हैड एक साथ आते हैं तो दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो इट शोज एक्सपेक्टेशन, दैट इज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, यानी आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे लेकिन एक्सपेक्टेशन से बढ़कर कुछ हो गया, यानी उसके बरक्स हो गया, या उस एक्सपेक्टेशन के ऐन मुताबिक कुछ नहीं हुआ। सो द literary device here that has been used is that's called physical irony, that is sitting on the bag and is comic exaggeration। जैसा मैंने बताया कि जब कोई आदमी थक जाता है तो लंबी आह भर के वो बैठ जाता है, हाँ खुदाई मोकलेवा कहता है लाइक दैट। तो इट इज एक्चुअली इट्स अ फिजिकल आयरनी। Aren't you going to put the boots in? said Harris. Now starts the actual fun। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उनके साथ उसने आर्गू नहीं किया, उन्होंने सारा काम उसको करने दिया। Now starts the real fun। अब क्या हुआ, Harris casually points out, कोई उसमें मतलब वो ऐसा नहीं था कि मतलब वो इसमें काफ़ी सीरियस लग रहा हो कि मैं उसको बताऊं कि ये काम करो, थोड़ा सा हेल्प करूं उसको हाथ बटाने के लिए, या हो सकता है कि काम वो जल्दी से ख़त्म करे और कोई बाद में मैस अप ना हो जाए। He points out that the boots have been forgotten।
तो बड़ा ही एक अजीब अंदाज उसने किया कि ये सब कुछ ख़त्म होके उस स्ट्रिप्स लगा के उस पर बैठ गया। अब उसने लंबी सांस ले ली और बस समझ गया कि अब मेरा काम तो हो गया। एंड हेड्स पॉइंट्स आउट। अब इस बात को आप अंदाजा लगा करेंगे कि वो किस तरह से इसकी जो है उसको किस तरह से वो एक्सट्रैक्ट फन कर रहे थे उससे। सो द वोकैबुलरी हियर यूज्ड इन आर्ट यू, दैट्स आर यू नॉट, ये आर्ट यू का इस्तेमाल हुआ है, यानी क्या तुमने नहीं। तो बूट्स आप जानते हैं, ये बड़े शूज़ को हम बूट्स कहते हैं और आमतौर पर हम कश्मीरी में भी बूट को बूट ही, जो शूज़ को बूट कहते हैं, तो ये बूट्स वही बूट्स हैं। और सेड जो है से निकला है, इट मीन्स आस्कड। यहाँ पर जब हम उस कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं, आर्ट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन सेड हैड्स, he is not actually saying, he is asking. So that's why कि when you translate it you should understand it। ये से का ट्रांसलेशन आस्क क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन था, सवाल था, तो वो क्वेश्चन मार्क आपको अंदर दिखेगा उसमें। So the grammar here that has been used is interrogative sentence, जैसा जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया। It's an interrogative sentence and it's a simple question that triggers chaos। It triggers chaos क्योंकि काम खत्म होके सवाल पूछा गया है। So there is a comic timing, यानी अगर आपको किसी पर जोक करना ही है तो आप वक्त का इंतजार करें कि कब मैं इसकी चुटकी लूँ। So the question comes at the worst possible moment when everything was perfectly done, यानी उसका अंदाज़ा ये था कि सब कुछ तो बिल्कुल क्लियरली हो गया है, अब ये उसके साथ ये मामला हो गया। And I looked round and found I had forgotten them। So the narrator realizes that his mistake, ये जो उसकी गलती हो गई है, it has been recognized, और किसी ने इसकी तरफ पहले इशारा नहीं किया है, तो he himself realizes his mistake but only after being reminded। यानी उसको खुद से तो इसका कोई क्लू नहीं था, खुद से कोई पता नहीं था, लेकिन उसको जब बताया गया तो उसको रियलाइजेशन हो गई कि यार मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तो बूट्स डाले ही नहीं है। सो द वोकैबुलरी हियर यूज्ड इज लुक्ड राउंड। ही लुक्ड अराउंड मीन्स इधर उधर उसने देखा। तो जब उसने इधर उधर देखा कि मुआयना किया कि वाकई बूट्स जो मैं भूल गया हूं, तो उसने देख लिया और तसल्ली हो गई दैट ही हैज़ एक्चुअली फॉरगॉटन देम। तो फॉरगॉट का मतलब होता है फेल टू रिमेंबर, यानी जब कोई बात जो है जिसको आप भूल जाते हैं। ये फॉरगेट से निकला है, तो फॉरगॉटन जो है इस्तेमाल हुआ है। और इसको आप फिर से देखेंगे, आई हैड फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो अगेन पास्ट परफेक्ट हैज बीन यूज्ड, मिस्टेक ऑकर्ड बिफोर रियलाइजेशन। तो ये आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट यूज कैसे होता है कि एक एक्शन से पहले एक एक्शन हो चुकी है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड देम इंशाल्लाह। तो इट्स ए सिचुएशनल आयरनी अगेन दैट self-claimed expert forgets basics, यानी एक कोई शख्स अपने आप को 30 मार खान समझता था, किसी काम का माहिर समझता था, लेकिन जो उसके बेसिक्स है उनकी तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, और ये इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। यानी कोई शख्स उसने पहले क्लेम किया था कि पैकिंग में ज़बरदस्त जानता हूँ, तो वो एक उस कार्टून में हम कहते हैं 20 साल का तजुर्बा है, लेकिन उसके 20 साल का तजुर्बा 20 मिनट में ज़ाहिर हो गया कि उसको बेसिक्स का भी पता नहीं है। That is just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course। ये तो काम होता है इसका, वो इसी तरह हमेशा करता है, यानी उसकी आदत है, ये वो इस तरह से काम करता है। तो यानी द नरेटर सार्केस्टली, यानी वो ब्लेम करता है हैरिस को। ही ब्लेम्स हैरिस फॉर स्पीकिंग टू लेट, यानी यहाँ वो ये बताने की कोशिश करता है कि देखो अगर उसको बोलना ही था तो पहले क्यों नहीं उसने बोला। अब सारा काम, ये उसकी आदत है कि जब भी उसको कुछ बोलना होता है तो वो हमेशा ये करता है। और यहाँ पर भी आपने उस पर ध्यान देना है, जो मैंने डी का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आई के साथ आइड का लफ्ज, आई गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स। तो ये असल में 3 वर्ब्स को, ये हैड जो है यहाँ पर डी का जो हैड है वो 3 वर्ब्स के साथ आया है। एक्चुअली इट इज आई हैड गॉट द बैग शट, उसके बाद स्ट्रैप्ड, तो ये हैड के साथ, हैड गॉट के साथ आया है, उसके बाद शट और उसके बाद स्ट्रैप्ड, इन सब पर इफेक्ट करता है। और यहां पर जब आप देखेंगे वोकैबुलरी जो है, इट इज जस्ट लाइक मीन्स टिपिकल ऑफ समबडी, यानी बिल्कुल किसी के जैसा होना।
या बिल्कुल वैसा ही होना जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक। तो couldn't have said मीन्स इट्स ए सार्केस्टिक क्रिटिसिज्म, यानी कह ही नहीं सकता था इससे पहले, क्या उसको कहना नहीं चाहिए था उससे पहले। तो ये उस तरह से सवाल की तरह, सवाल तो नहीं पूछा गया लेकिन सटली ये बात इस तरह से बताया गया, couldn't have said, तो बता सकता था लेकिन उसने नहीं बताया। सो ऑफ कोर्स मीन्स ऑब्वियसली, यानी जिस चीज़ पर आपको कोई शक ना हो तो वहाँ पर हम ऑफ कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो मॉडल परफेक्ट इस्तेमाल हुआ है couldn't have, और could के साथ यानी जो मॉडल इस्तेमाल हुआ है उसके बाद have का इस्तेमाल इसके साथ आगे आया है। और ये क्रिटिसिज्म पास्ट बिहेवियर का होता है, यानी जब हम क्रिटिसिज्म किसी का करते हैं तो उसने जो काम पहले कर चुका है तो उसका क्रिटिसिज्म करने के लिए हम इस तरह का मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो सार्केज्म हम ब्लेम को कहते हैं अनफेयरली शिफ्टेड, यानी जब आप किसी तरीके से किसी को सटली बोलना चाहते हैं कि आपकी आदत जो है वो गलत है। सो and George laughed one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. पहले तो हैरिस की बात हो रही थी, अब जॉर्ज की बारी आ गई। तो George's laughter, it deeply annoys the narrator actually. What is going on in this very particular sentence, you'll understand it. And George laughed. तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जॉर्ज जो है उसने बड़ा ही एक बुरी तरह से हंसा। हंसना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पर नरेटर के साथ काफ़ी ज्यादती हो गई थी। सो वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड। So when I see people laughing at me, they make me wild. ये सबके साथ होता है, सिर्फ ये यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नरेटर के साथ ये बात नहीं है कि कोई शख्स जब आपकी गलती हो जाए और पहले दूसरा शख्स सार्केस्टली आपको वो बताए कि आपने गलती की है और उसका भी मकसद यही हो कि आपकी टांग खींचे, और फिर एक और शख्स वहाँ बैठा हुआ है वो आप पर हंसे, तो ये बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि इंसान के जिसको मूड पर काफ़ी गरा गुजरता है। So George's laughter that deeply annoyed the narrator, and irritation that is why he has used irritating, यानी it was annoying, one of those irritating and senseless laughs, यानी ऐसी हंसी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा देने वाली, और सेंसलेस बेमाना, यानी जिसमें मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, उसको तो हंसना नहीं चाहिए, उसको तो पहले ही उल्टा उसको हैरिस को बोलना चाहिए था कि यार क्या कर रहे हो, पहले अगर आपको पता था कि जूते यहाँ नहीं है, बैग में रखे हैं, तो ये भूल गया है तो पहले बता देना चाहिए था, लेकिन उसने उल्टा मेरे ऊपर हंसा। इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर जब हम वाइल्ड का लफ्ज़ जो हम देखते हैं, जंगली का मतलब यहाँ नहीं है, इट मीन्स बहुत गुस्सा आना, यानी एक्सट्रीमली, व्हेन यू गेट एंग्री एक्सट्रीमली, सो दे डू मेक मी सो वाइल्ड। तो एंग्री का लफ्ज़ वाइल्ड के साथ आया है। सो यहाँ ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो जो डैश ऊपर इस्तेमाल हुआ है, एंड जॉर्ज लॉफर्ड, तो इसका एक ज़बरदस्त मतलब है यहाँ, इट एड्स एम्फेसिस एंड टोन। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्यों होते हैं, ये जो हमारे यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं तो उनका एक मतलब होता है, उनका एक मकसद होता है, मुद्दा होता है। तो यहाँ पर जो डैश का लफ्ज़ एंड जॉर्ज लाफ्ड के बाद डैश लगाया गया लंबा, उसके बाद बाकी सेंटेंस को रखा गया है, तो इट एड्स एम्फेसिस एंड टोन। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बात को इस तरह से बात के ज़रिए से उसमें एम्फेसिस डेवलप करें। लिखने में तरीका ये है कि डैश लगा के आगे उस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर लाएं कि एम्फेसिस खुद ही उभर के आती है। यानी एक पॉज यहां पर, एंड जॉर्ज लाफ्ड, उसके बाद आपने पॉज किया, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, तो ये उसकी एम्फेसिस को जाहिर करता है। तो यहां पर भी वही, अगर आप जो साबिका लेसन आपके दिमाग में होगा तो हाइपरबोल, एग्जैजरेशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी इमोशनल रिएक्शन फॉर ह्यूमर, कि इसमें बात को बढ़ा के इस्तेमाल किया गया है। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. अब वो बुरी तरह से एक अलग परेशानी में मुब्तला हो गया कि अब उसको लगा कि अगर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ तो दूसरी चीज़ भी मैं शायद भूल गया हूँ। तो उसके दिमाग की जो है, जिसको हम कहते हैं कि जो बत्ती है, एक अलग तरीके से वो जल गई और अब वो उसके ख्यालात आ रहे हैं। ऐसा होता है दिमाग के साथ, स्टेट ऑफ माइंड ये इसी तरह का होता है। तो आई ओपनड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, मैंने वो खोला
बैग को फिर से खोला और जो शूज़ थे उनको मैंने वहाँ पर डाल दिया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज going to close it, when I started to close the bag, what happened? A horrible idea occurred to me. अब यहाँ पर उसको एक sudden burst of ideas that came to his mind and it occurred him suddenly. तो उसको क्या हुआ? It was like a fear कि उसको खौफ आ गई कि शायद मैं और भी चीज़ें भूल गया हूँ. So after fixing one mistake, a new fear suddenly actually strikes him. I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. After fixing the first mistake that was identified by George, he put the boots in the bag in the luggage, and after fixing this first mistake, a new fear suddenly strikes him. What was that? Horrible idea means very अनप्लीजेंट आइडिया, यानी एक ऐसा ख्याल आया जो उसको बुरा लगा कि ये होना नहीं चाहिए था. ऑकर्ड मीन्स कम टू हिज माइंड और कम टू माई माइंड, यानी जहन में अचानक से आ जाना. तो यहाँ पर जो ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है दैट इज सीक्वेंशियल नरेशन का इस्तेमाल हुआ है. वन इवेंट लीड्स टू अनदर, यानी पहले बूट का मसला हुआ, अब उसको एक और ख्याल आ गया. और यहाँ सस्पेंस भी है कि इट प्रिपेयर्स रीडर फॉर नेक्स्ट मिसहैप, कि आगे अब क्या होने वाला है. आगे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ जो है जब मेंटल स्टेट आ जाता है तो उसमें ये सारी बातें फिर एक के बाद एक ये चेन बनता है कि अब एक बुरा ख्याल आपको आ गया और उसके बाद एक और चीज़, उसके बाद एक और चीज़, तो अब वो मिस्टेक्स पर उसका ध्यान चला गया तो अब दिमाग उसी तरह से सोचने लगा. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, तो ये ख्याल क्या था कि क्या मैं जैसे मुझे बूट्स को वहाँ पर पैक करना मैं भूल गया था तो कहीं पर ऐसा ना हो कि मैं टूथब्रश को भूल गया हूँ. एंड आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. अब वो अपने आप को और ज़्यादा, मतलब अपनी वो जो पैकिंग का जो वो पहले समझ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल है, अब उसका फ्लॉ भी नज़र आने लगा है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को आप बता रहा है. यू विल फाइंड दैट हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. सो क्या मैंने वाकई टूथब्रश को अपने उसमें डाल दिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. सो द नरेटर डाउट्स हिमसेल्फ and admits a repeated habit of forgetting his toothbrush. यानी जिस चीज़ पर, जिस बात पर उसको इतना वो इतरा रहा था, अब खुद ही अपने फॉल्ट्स की तरफ अब उसकी नज़र जा रही है और कह रहा है कि मैं अक्सर बेशतर ये टूथब्रश जो है पैक करना भूल जाता हूँ. एंड नेवर डू नो मीन्स ऑलवेज अनसर्टन. इसके बारे में मुझे सर्टेनिटी कभी नहीं होती है. और जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल, इट्स रेटरिकल क्वेश्चन दैट एक्सप्रेसेस एंग्जाइटी. तो यहाँ पर उसका जो खौफ है कि ऐसा ना हो कि मैंने टूथब्रश जो है मैं उसको भूल चुका हूँ क्योंकि उसको पता है कि ये मैं रिपीटेडली करता आया हूँ. और वही रिपीटिशन जो है इट रीइंफोर्सेस द ऑब्सेशन, कि कोई किसी काम का आपको बार बार याद आना कि ये मैंने पिछले साल भी जब मैं फलानी जगह पर गया था तो वहाँ मैं भूल गया, फिर फलानी जगह गया तो फिर मैं वहाँ भूल गया था. तो ये यहाँ पर इसको ऑब्सेशन को भी रीइंफोर्स कर रहा है. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. Now the narrator actually says that the toothbrush becomes a symbol of constant worry. So it means he is haunted by this very idea कि क्या मैंने रखा या नहीं रखा है. तो it haunts me when I'm traveling. खासकर जब मैं सफ़र पर जाता हूँ तो मुझे ये खलिश लगी रहती है दिमाग में कि क्या मैं भूल तो नहीं गया. तो ये सारी बात करके वो अपने फ्लॉ को भी जाहिर कर रहा है. तो हॉन्ट का मतलब है दैट्स टू ट्रबल रिपीटेडली, और बार बार किसी चीज़ पर परेशान होना जो है. तो अगर ये आइडिया है तो उसको भी हॉन्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हॉन्ट कहते हैं. और वरना हॉन्टिंग का मतलब कुछ और भी होता है. मिजरी का मतलब है ग्रेट डिस्कम्फर्ट, यानी जिससे आपको बहुत ज़्यादा अजियत हो, तकलीफ हो जिस बात से. और ग्रामर जो इसमें इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन, दैट इज़ टूथ ब्रश बिहेव्स लाइक ए घोस्ट. तो मैंने हॉन्ट का लफ्ज़ इसीलिए बताया था कि हॉन्टिंग का और भी मतलब है. तो इसको पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ को किसी और चीज़ की तरफ हम तशबीह दे तो ये पर्सोनिफिकेशन होती है. इट्स अ टूथ ब्रश दैट बिहेव्स लाइक ए घोस्ट. इट ऑकर्स टू योर mind like a ghost and reminds you of making the mistake. और ये मेटाफर भी है, that is object represents anxiety, एक तरह का मेटाफर भी है. So I dreamed that I haven't packed it.
अक्सर मुझे ख्याल आता है, यहाँ ड्रीम का मतलब है ख्याल आना। आई ड्रीम इट, आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन ए कोल्ड precipitation and get out of bed and hunt for it and sorry not hunt for it। और अब क्या होता है मेरे साथ कि his anxiety is so intense that it appears even in his dreams। तो यहाँ पर ड्रीम का मतलब है ख्याल भी आना, और ड्रीम का मतलब ये भी है कि उसको तो अब तो जब वो जाग रहा है तो उस वक्त भी उसके दिमाग पर ये हावी रहता है, लेकिन जब वो सो जाता है तो चूंकि एक माइंड स्टेट उसका बनता है तो वो नींद में भी वैसा ही देखता है। और फिर मैं जब बेदार होता हूँ तो मैं शराबोर हो जाता हूँ, इससे क्या कहते हैं इसको, पसीना आता है, और उसके बाद मैं जूं ही बेदार होता हूँ तो मैं इसको पागलों की तरह अब इसको खोजना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर जो है कूल्ड प्रेसिपिटेशन का मतलब है कूल्ड स्वेट, यानी बहुत सारा पसीना आना, और वो भी जिसको हम कहते हैं ठंडा पसीना आ जाना, कि ये ठंडा पसीना उसी वक्त आ जाता है जब आदमी डर जाता है। तो हंट का मतलब है सर्च डेस्परेटली, यहाँ हंट से मुराद ढूंढना है, हंट से मुराद यहाँ शिकार करना, शिकार खेलना नहीं है। सो तो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस इसमें है, इट शोज़ पैनिक, इट शोज़ रेस्टलेसनेस, और यहाँ पर जो एंड के साथ जो है इसको रिपीट किया गया है, एग्जैजरेशन जो है इसको इंटेंसिफाई करके, और इससे ह्यूमर भी निकाला गया है। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि एग्जैजरेशन भी बड़ी हद तक इसमें इस्तेमाल की गई है सो फार एज द लिटरेरी डिवाइसेस आर कंसर्न। तो एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हाउ टू अनपैक अगेन टू गेट इट। अब वो टूथब्रश के बारे में और भी बाकी जो चीज़ें जो है उसका कन्फ्यूजन जो है उसको बयान करता है। इस कन्फ्यूजन लीड्स टू अननेसेसरी रिपीटिशन, यानी फिर क्या होता है, फिर मैं अगली सुबह फिर मैं इसको पैक करता हूँ। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, यानी अभी तो मैंने जब इसको निकाला, ढूंढा, काफ़ी लंबे अरसे तक ढूंढा, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ आई हाउंट येट यूज्ड इट, और मैं इसको इस डर की वजह से फिर मैं पैक करता हूँ। तो सही उम्र यानी एक ऐसा काम वो कर रहा है जो असल में उसको किसी माइंडसेट की वजह से वो करना पड़ रहा है। यानी उसने ढूंढा इसलिए ताकि वो ब्रश करे, लेकिन ढूंढने से पहले ही अब चूंकि हॉन्ट करता है उसको ये चीज़ कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तो वो फिर उसमें रख देता है, फिर निकालता है, फिर करने के लिए रखता है, नहीं उसको फिर दिमाग में आ जाता है कि मैं भूल जाऊं, फिर रखता है बैग में। तो दिस इज हेयर, ये अजीब गरीब कैफियत उसको हो जाती है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, तो फिर उसको अनपैक करना पड़ता है, फिर उसको निकालना पड़ता है। तो इस तरह की बात उसके साथ हो रही है। सो अनपैक मीन्स टू टेक इट आउट, और यूज्ड इट का मतलब है आई हैवंट ब्रश्ड येट, इसको इस्तेमाल ही नहीं किया लेकिन पैक कर दिया वापस। तो यहाँ पर ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल जो है सर्कुलर एक्शन को जाहिर करता है, यानी हाईलाइट्स द एब्सर्डिटी। यानी आपको लग रहा है कि अब खुद से ही आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो अब इस वजह से हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं, और लेकिन जो उसे काम लेना था उस चीज़ से वो काम नहीं लिया, तो वो काम लेने के लिए फिर वो काम करना पड़ता है। सो दिस इज एक्चुअली इट हाईलाइट्स द एब्सर्डिटी ऑफ हिज वर्क डूइंग द एक्शन। और यहाँ कॉमिक रिपीटिशन भी है, जिसको हम रूटीन की ऑस कहते हैं, बार बार उसको ये गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा लाइफ में कि वो इस तरह के बिहेवियर से गुजरते हैं। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। ये आखिरी चीज होती है विच आई टेक आउट फ्रॉम द बैग। पैकिंग से मैं इस चीज को आखिर में निकालता हूं, एंड देन आई रीपैक इट एंड फॉरगेट इट। फिर मैं इसको पैक करता हूं, फिर इसको भूल जाता हूं। तो अब वो अपने फ्लॉस को बड़ी मतलब जिसको हम कहते हैं कि खुले दिल से अब इसका इजहार कर रहा है कि मेरे साथ क्या होता है और मैं कहां पर पैकिंग में मुझे कहां पर मसला है। सो डिस्पाइट रिपीटेड चेकिंग ही स्टिल फॉरगेट्स इट अगेन, इट शोज दैट। सो द वोकैबुलरी हियर यूज्ड इज टर्न आउट, दैट इज टेक आउट। आई टर्न आउट, मैं इसको निकालता हूं, और उसके बाद हालांकि टर्न आउट का कुछ और भी मतलब यहाँ निकालना ही इसका बेहतर मतलब है, और रीपैक का मतलब है फिर दोबारा इसको पैक करना, दोबारा इसको दैट इज पैक अगेन, दोबारा इसको पैक करना। और ग्रामर और लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो आयरानी है एक्सेसिव केयर लीड्स टू फेलियर। ये आप जान जाइए कि जिंदगी में ऐसा कोई शख्स जो है जिसको ये बार बार ये चीज़, ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता है इंसान का, कि कोई काम करके वो अगर उसी काम को बार बार करके बार बार भूल जाता है, तो इसका मतलब है उसकी जो है दिमागी हालत असल में उस काम की वजह से मुतासर हो गई है। ये एक तरह का डिसऑर्डर है। सो एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट at the last moment and carry it to the railway station, wrapped up in my pocket handkerchief.
अब कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं कभी ऊपर जाता हूँ, कभी नीचे जाता हूँ इसको ढूंढने के लिए, और आखिरी मोमेंट पर जब मैं इसको पाता हूँ तो उसके बाद अपनी रुमाल में पैक करके मैं दौड़ता हूँ रेलवे स्टेशन। नेचुरली जब कोई चीज़ आप बार बार करेंगे, बार बार इस पर परेशान हो जाएंगे, तो यू विल आपको देर तो होनी ही है, देर तो हो जाएगी, और फिर आपको भागना पड़ेगा जहाँ आपको जाना है। जब आप सफ़र पर जाते हैं तो सफ़र के लिए आपको ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, तो उसमें भी फिर गड़बड़ हो जाती है। यानी जो आपने टाइम जो आपने मैनेज किया होता है पहले से पैकिंग करके, फिर आप समझते हैं कि मैं ये भूल गया हूं, तो उसमें जो आपका जो वक्त फिर ज़ाया होता है, तो वो अल्टीमेटली आपके सफ़र पर जाने से पहले उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। सो द एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट, इट मीन्स ही एंड्स अप कैरिंग इट awkwardly एट द लास्ट मिनट। यानी आखिरी मिनट पर कभी कभार उसको ये भी करना पड़ता है कि फिर उसको बैग में ढूंढना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है। टाइम ही इवन 2000 लेट गुमुत, इतना लेट हो जाता है कि अब उसकी बस या अब उसकी ट्रेन जो है वो मिस हो जाएगी, तो आप उसको अपनी हैंडकरचीफ में रैप करके उसको अपनी जेब में डाल देता है आखिरी मिनट पर। सो ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड, इट्स अ विजुअल ह्यूमर। जब आप इसका अंदाजा करेंगे कि कोई शख्स किस हाल से गुजरता है, तो इट्स एन एब्सर्ड इमेज ऑफ टूथब्रश रैप्ड इन क्लॉथ। तो ये आपको नजर आएगा कि ये हंसी लाता है इंसान के दिमाग में। सो ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब यहां पर बात फिर उसकी तरफ आती है कि ही एम्प्टीज द एंटायर बैग विच इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उन सब को मुझे निकालना पड़ता है। फिर वो चीज़ जो मैं ढूंढने जा रहा हूँ वो तो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि जो उसके दिमाग में जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से कभी कभार ये भी होता है। आपने कभी ये इसका तजुर्बा भी किया होगा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कि कोई चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने पड़ी होती है, लेकिन हम इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमारी तवज्जो उस तरफ जाती नहीं है। So the vocabulary here used is that mortal thing means every single item जो भी वहाँ पर पड़ा है, तो उन सब को मुझे निकालना पड़ता है, और उसके बाद इसके बावजूद भी वो चीज़ जो वो ढूंढ रहा है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ रिपीटिशन ऑफ कोर्स से शो किया गया है। इट्स ए सार्केस्टिक जो है इनएविटेबिलिटी, यानी जो होना है, जो हो जाएगा, जो आप जिसका आपको जिसको फेस करना है आपको। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos इन इट। यानी अब हालात ऐसे करता हूँ मैं उन चीज़ों की जिनको मैंने पैक किया है, दैट इज द मैस इज कंपेयर टू द स्टेट ऑफ द यूनिवर्स दैट एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग। तो ये उसकी बात करता है कि बिफोर क्रिएशन मुझे लगता है कि उसी तरह की हालत में उन चीज़ों की करता हूँ, यानी आई रैम्पेज देम, यानी आई सर्च देम इन ए मैस, और मैसीली जब मैं उनकी सर्च करता हूँ यानी उलट पुलट देता हूँ सारी चीज़ों को, तो ये ऐसा कियास कर देता है कि कंप्लीट आई फाइंड कंप्लीट डिसऑर्डर एवरीवेयर। मेरी चीज़ें जिनको मैंने बड़े संभाल के मैंने बैग में रखा है, अब उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसा बिग बैंग से पहले दुनिया की हालत थी। तो बड़ा ही दिलचस्प है ये। तो ये हाइपरबोल का इस्तेमाल किया है छोटी मोटी चीज़ों को इसके साथ। अब आपको हाइपरबोल तो आराम से आपको समझ आएगा, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो एग्जैजरेशन डिसऑर्डर का जो उसने की है, उसका डिसऑर्डर जो है अपनी चीज़ों का, उस डिसऑर्डर को बिग बैंग के साथ, दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोल। इन छोटी चीज़ का बात का बतंगड़ बना देना। तो यहाँ पर जो एक तरह से है इसको इस्तेमाल किया गया है, हाइपरबोल को इस्तेमाल किया गया है। सो ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। मैं जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश को देखता हूं तो वो 20 मरतबा मुझे नजर आते हैं, बट माई ओन आई डोंट फाइंड दैट। मेरा अपना जो है वो कहीं नज़र नहीं आता है, लेकिन दूसरों के तो मुझे, मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ जो होती है इट इज़ एक्चुअली जब आपका एक मेंटल स्टेट बनता है तो फिर चीज़ें जो है वो मैसी हो जाती हैं। सो ही रिपीटेडली फाइंड अदर्स थिंग्स बट या अदर्स टूथब्रशेस बट नॉट हिज ओन। So the vocabulary that has been used here is 18 times over means many times। तो यहाँ जो है किसी उसके साथ जो अदद का इस्तेमाल होता है वो इसलिए नहीं होता है कि आप अदद को अदद ही शुमार करें, बल्कि रिपीटिशन को आप शुमार करेंगे, यानी रिपीटेड टाइम्स ये हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। और माई ओन का मतलब है माइन यानी मेरा। और यहाँ जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है इसमें कॉमिक कंट्रास्ट है, यानी अदर्स वर्सेस सेल्फ, यानी दूसरों के तो नजर आते हैं लेकिन अपने नहीं आते हैं, तो इसको कॉमिक कंट्रास्ट कहते हैं कि हंसी इसी से आती है यार, दूसरों के तो मुझे मिल रहे हैं, अपना नहीं मिल रहा है।
तो आई कुड शेयर माई ओन पर्सनल, यहाँ मैं बता सकता था, बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में, लेकिन चूंकि मैं इसको प्रिसाइज रखना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए, तो आप अपनी इनको याद कर सकते हैं कि आपके साथ जो ये इस तरह की बातें होती है ज़िंदगी में। सो आयरनी इज़ एक्चुअली इट एफर्ट प्रूव्स यूजलेस। तो यहाँ आयरनी ये है कि जो भी वो कोशिश करता है वो कोशिश रायगां जाती है, तो ये आयरनी है। यानी मेहनत करता है आदमी किसी खास चीज़ को हातमी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, वो फाइनली होता नहीं है, तो इसको आयरनी कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आपको, मुझे लग रहा है कि 2 लेसन में तो हो गया ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर। सो आई पुट दैट्स वाई कि आई रिपीटेडली से दिस कि कहीं पर भी आप रुके ना, आप इसको देखते जाएं, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे दूसरी मरतबा इसको रिपीट करके देखना है तो वो ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर एक ही बात पर अटक नहीं जाना है, आगे चलना है। तो यू विल अंडरस्टैंड इट बाय द टाइम यू प्रोसीड। So I put the things back one by one and held everything up and shook it. अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? He checks everything carefully. इसको वैसे ऐसे डिब्बे को हिला रहा है कि कहीं इसमें तो नहीं है, कि कहीं इसमें तो नहीं है। फिर ऐसा तो होता है, फिर हम उन चीज़ों में भी देखने की कोशिश करते हैं। अगर टूथब्रश तो इतना लंबा है, हम इतनी छोटी सी डिब्बी को भी खोल के देखते हैं। तो इट हैपन्स, ये होता है इंसान के साथ। सो वन बाय वन मीन्स इंडिविजुअली, मैं हर चीज़ को एक एक करके देखता हूँ। एंड आई शुक इट, दैट इज मूव फोर्सफुली, ताकि कहीं पर मुझे जो नज़र ना आ रहा तो कम से कम कान तो सुने। तो यहाँ पर भी जो है ये डिटेल्ड एक्शन को जाहिर करता है। इट्स जो रियलिज्म को शो करके ह्यूमर को बढ़ाया जा रहा है कि वाकईतन जो वहाँ हो रहा है तो उसकी एक वर्ड पिक्चर आपके दिमाग में आ जाए। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रीपैक इट वंस मोर। उसके बाद वो कहता है कि फिर सारी चीज़ों का उलट फेर करके फिर मैं जब इसको मैंने देखा तो इट आई फाउंड टूथब्रश वाज फाउंड, इट वाज फाउंड इन एन एब्सर्ड प्लेस, जहाँ इसको होना नहीं चाहिए। अब आप देखेंगे शूज़ का कनेक्शन और टूथब्रश का कनेक्शन, जो शूज़ हैं पाँव के लिए होते हैं, और जिस को हम नॉर्मली जो हर कौम में ये समझा जाता है कि जो चीज़ पैर से रोंदी जाए तो उसको फिर मुंह में नहीं डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो आयरनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज़ जहाँ होनी नहीं चाहिए थी उसको वहाँ पर ही उन्होंने देखा। सो द वोकैबुलरी हियर इज इनसाइड मीन्स विद इन, और वंस मोर मीन्स वंस अगेन। तो ग्रामर जो इस्तेमाल हुआ ये एंटी क्लाइमैक्स है, यानी लॉन्ग स्ट्रगल एंड सिंपली, यानी इतना कुछ उसने किया और फाइनली शूज़ में उसको देखा, तो शायद शूज़ सबसे पहले उसने निकाले होंगे। और when I had finished, George asked her if the sofa was in. अब मसला हो गया। अब हैरिस उठा, अभी जो है ये अभी हैरिस था, तो अब जॉर्ज ने अपना मोर्चा संभाला, और जॉर्ज ने क्या किया, उसने मुझे पूछा आस्क्ड मी अबाउट द सोप। तो दिस इज जो इंटरप्शन हो रहा है ये कियोस को शो करता है कि जो इंटरप्शन पहले हुआ उसने उसका कितना वक्त ज़ाया किया। अब दूसरा इंटरप्शन हो गया है और इट रीस्टार्ट्स द कियोस अगेन, फिर वो परेशान हो जाएगा, फिर वो साबुन को ढूंढना शुरू कर देगा। तो ये ऑन पर्पस जॉर्ज कर रहा है। तो यहां पर इस बात से आपको ह्यूमर नजर आएगा कि कहां से निकाला गया है। तो जहां पर ग्रामर का सवाल है तो यहाँ पास परफेक्ट, दैट टास्क कंप्लीटेड बिफोर जो है इंटरप्शन, जो काम पहले किया गया तो उसके बाद जॉर्ज व्हेन आई हैड फिनिश्ड, काम खत्म हो चुका। जॉर्ज आस्क्ड, अब जाके जॉर्ज ने पूछा। तो इसको आप अब है जो है, अब आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कि पास परफेक्ट को पास से पहले किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको, लेकिन इस पर गौर करना है। आई सेड आई डिडंट केयर a hang whether the soap was in or whether it wasn't. अब मैंने उससे कहा I don't care a hang, और I didn't जो पास्ट में है means I don't care a hang means I don't care at all, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो इसको वेट ही नहीं देता, वजन ही नहीं देता हूँ, तो ज़रा बर मुझे परवाह नहीं है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, दैट्स आई केयर ए हैंग। तो यहाँ पर वेदर जो है इफ़ की तरह इस्तेमाल हुआ, और हम जो है करते हैं इसको वेदर और इफ़ को एक तरीके में इस्तेमाल करते हैं जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि मैंने पैक किया है या नहीं किया है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी चुटकियाँ ले रहे हैं और चुस्कियाँ ले रहे हैं और मुझसे उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है ईडियम एक एक्सप्रेशन है, इट्स एन इनफॉर्मल फ्रस्ट्रेशन, तो इसको जाहिर किया गया है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने
इसके चेन्स वगैरह या जो भी जिस तरह से इसको बांधना था उसको बांध करके इसके ऊपर से वो स्ट्रिप लगाए, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टोबैको पाउच इन इट। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मुझे अचानक से जो है नज़र पड़ी कि मैंने अपने जो है तंबाकू के पैक को भी उसमें तंबाकू के पाउच को भी उसमें पैक किया था, एंड हैड टू रीओपन इट। गुस्से से बंद किया था लेकिन शर्मंदगी से फिर खोलना पड़ा। तो यहाँ पर जो है इट शोज अनदर मिस्टेक दैट इज इट वाज फोर्स्ड अपॉन हिम, ये उससे करवाई गई है मिस्टेक। और उसके बाद जब ये की उसने, हो सकता है उन्होंने देखा भी हो और उसको फिर से खोलना पड़ रहा है बैग, ही रीओपन्स द बैग येट अगेन। और इस से जो कॉमेडी बनती है वो बड़ी ही एक तरह से एक अंदाज से दिलचस्प भी है, और दूसरे अंदाज से अगर इसको देखा जाए कि इंसान को ये भी मतलब कि बेचारा उसको फंसाया गया। सो ही स्लैम का मतलब है व्हेन यू क्लोज समथिंग फोर्सफुली, इसीलिए स्लैमिंग द डोर हम कहते हैं। तो टबैको पाउच आप जानते हैं, ये पुराने ज़माने में वो तंबाकू का एक पैकेट लेके जाते थे लोग, जो उसमें इस्तेमाल होता था, पाइप में इस्तेमाल होता था। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और अब यहाँ पर जो है ग्रामर इस्तेमाल हुआ है, द लिटरेरी डिवाइसेस एंड ग्रामर, रैपिड एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं दैट कन्वे एंगर, और उसके अलावा जो है इसमें रिपीटेड ब्लंडर्स को शो किया गया है दैट क्रिएट्स कॉमेडी। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, लेकिन थोड़ी सी बारी हो जाएंगी, चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 दैट इज PM पोस्ट मेरिडियन, यानी जिसको हम कहेंगे कि रात के 10 बजे 5 मिनट ऊपर 10 बजे हो गए थे। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। और अब क्या था कि आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स द बैग was closed finally, but more work still remained the hampers too। कुछ काम तो फिर भी बाकी रहा। और फाइनली का मतलब होता है एट लास्ट, आप ये जानते हैं। और हैम्पर्स मीन्स बास्केट्स फॉर फूड, और जो भी आप लेते हैं अपने साथ खाने पीने की अशिया जो भी आपको लेना है, तो उनको अब जो टोकरियाँ वगैरह हैं वो रह गई थी, उनको सजाना या उनमें जो भी डालना था वो रह गए थे। लेकिन बैग तो पैक हो गया था, क्योंकि चूँकि जो खाने की चीज़ें होती हैं वो अक्सर बेशतर हम टोकरियों में अलग से जो है रखते हैं, ताकि वो मैसअप ना हो जाए कपड़ों के साथ, या इस तरह से टूथपेस्ट के साथ जो है बूट का मसला हो गया तो कहीं शूज़ जो है कहीं खाने के अंदर ना गिर जाएं। और ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है दैट इज टाइम रेफरेंस, रियलिज्म को शो किया गया है, और कॉमिक या कॉमिक एंटी क्लाइमैक्स को भी जाहिर किया गया है कि जो उसको रिलीफ मिल रही थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड हुआ करती थी। जो ही वो एक मिस्टेक को ठीक करता था तो दूसरी मिस्टेक उसके सामने आ जाती थी। तो यहाँ तक हम इसको एक अलग पैराए में देखते हैं। यहाँ पर पैकिंग ख़त्म हो गई, तो हम इसको यहाँ कंक्लूड करेंगे, और एक कंक्लूडिंग इनसाइट के तौर पर जो है दिस पैसेज एक्चुअली और परफेक्टली इलस्ट्रेट्स जेरोम हिज जेन्युइन जो कॉमिक रियलिज्म है उसको शो करता है। इट शोज exaggeration, irony, repetition and self-satire, ये सारी बातें इसमें आ रही हैं। एंड ही exposes how human beings overestimate their जो उनकी competence होती है उसको overestimate कैसे करते हैं वो। एंड द टूथब्रश एपिसोड जो टूथब्रश का हुआ था वो एपिसोड इट बिकम्स ए सिंबल ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, जो मैंने कहा कि ये दिमागी हालत को जाहिर करता है कि इंसान को किस तरह से एक चीज़ पर उसको फ़ख्र होता है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ उसको यानी एक मच्छर जो है आदमी को हिजड़ा बना देता है। सो द फॉल्स कॉन्फिडेंस जो उसकी होती है वो शो करता है ये, और अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम खामखा का तवज्जो ज़्यादा करते हैं। और इस तरह से पैकिंग जो है इट हैज़ बीन मेड ए टाइमलेस एंड रिलेटेबल ह्यूमर, यानी जिसको आप अपने दौर के साथ भी इसका मवाजना कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।